नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि एच बैच है, एफ बैच है, या उससे पहले जी बैच था, या उससे पहले जितने भी स्टूडेंट जो सक्सेस पॉइंट से पढ़कर निकले हैं, उन सभी के लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूं। आप सभी को मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा कि लोक सेवा आयोग की जो वैकेंसी है उसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंटों के अलग अलग मैसेज आते हैं, उनके अलग अलग कन्फ्यूजन है। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है और आपको इसके अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि इस फॉर्म को कौन भर सकता है। तो सबसे पहला कंफ्यूजन यही है, बहुत सारे जीएनएम कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं लोक सेवा आयोग का फॉर्म नहीं भर सकता, तो वह गलतफहमी में ना रहे। इसको हर वह कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है जिसने जीएनएम किया है, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास में होना चाहिए क्या? रजिस्ट्रेशन नंबर। और जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है वह आज से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। दूसरा, जीएनएम कैंडिडेट को यह कंफ्यूजन है कि मैंने जो जीएनएम में एडमिशन लेने से पहले जो मैंने 12th पास किया है, तो वो पास मैंने किसी ने आर्ट्स से किया है, किसी ने बायोलॉजी से किया है, तो किसी ने मैथ से किया है, तो क्या वो भी फॉर्म भर सकते हैं? तो उस चीज का कोई मतलब नहीं है। यहां पर मैंने बार बार कह रहा हूं कि हर वो कैंडिडेट जिसने क्या कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, अब उसके 12th के अंदर चाहे कोई सी भी सब्जेक्ट रहा हो उसका कोई मतलब नहीं है। ये एलिजिबल है किसके लिए? फॉर्म भरने के लिए। दूसरी बात ये आती है कि फॉर्म भरने के लिए आजकल एक बात चल रही है कि जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर, ओटीआर नंबर जिसको हम बोलते हैं, तो ये ओटीआर नंबर जो है ये क्या है? ये एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन है। लोक सेवा आयोग की साइट पर जाकर, किसी भी साइबर कैफे के वाले के पास में जाकर या ई मित्र वाले के पास में जाकर हम जो है ये नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और ये नंबर जब आपको मिल जाएगा तो जब भी वैकेंसी आएगी, तो वैकेंसी आ चुकी है, तो वैकेंसी आने पर आप इस ओटीआर नंबर के थ्रू तुरंत इमीडिएटली आप क्या कर सकेंगे? फॉर्म को भर सकेंगे। ओटीआर नंबर जो है वह इस तरह का एक नंबर है। ये कुछ भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसको फॉर्म भरने से पहले ही सरकार आपको प्रदान कर दे रही है। बस इतना सा इसका पर्पज है। तो ये तो हुई बात कि कौन फॉर्म भर सकता है, और दूसरी बात हुई कि ओटीआर नंबर क्या है। तीसरी बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो चलिएगा सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो सिलेबस होगा वो सिलेबस देखिएगा क्या रहेगा। अगर हम बात करें तो इसका जो सिलेबस रहेगा वो सिलेबस देखिएगा। इसके सिलेबस के अंदर क्या होगा वो देखते हैं। इसके सिलेबस के अंदर यहाँ पर टोटल 3 पार्ट के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 3 पार्ट होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 के अंदर जो आपके क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन किसके होंगे? जीके के होंगे। तो पार्ट 1 जो है, उस पार्ट 1 के अंदर आपके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो किसके आएंगे? जीके के। और वो कितने आएंगे? 1 से लेकर 30 तक। यानी कि जो पेपर होगा उस पेपर को आपको ओपन करते ही सबसे पहले जीके के क्वेश्चन दिखाई देंगे 1 से 30 तक। फिर उसके बाद में सेकंड पार्ट जो होगा वो सेकंड पार्ट आएगा आपका हिंदी का, और हिंदी के अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 31 से लेकर कहां तक? 31 से लेकर 50 तक आपके जो क्वेश्चन होंगे वो किसके होंगे? हिंदी के होंगे। फिर उसके बाद आपका आता है कौन सा वाला पार्ट? थर्ड पार्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब नर्सिंग पार्ट, जिसके अंदर आपके 51 से लेकर अगर हम बात करें तो 170 तक क्वेश्चन होंगे। ये तो रही बात की पेपर आपके 3 पार्ट के अंदर आपसे उसके अंदर रहेगा। अब बात यह आती है कि इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मतलब यह हुआ, सिंपल सी बात, हम ये कहना चाहते हैं कि भाई टोटल क्वेश्चन कितने आए। तो 3 पार्ट में टोटल जो आपके क्वेश्चन आए वो कितने आए? 170। अब इस हिसाब से देखें तो आपको पेपर करते समय स्पीड को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको ये 170 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम मिलेगा वो टाइम कितना मिलेगा? 2 आवर का। 2 आवर का टाइम का मतलब क्या हुआ? 120 मिनट। 120 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन सोल्व करने हैं? 170 क्वेश्चन। तो अपनी स्पीड को इस तरह से लेकर चलिएगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप हिंदी और उस पार्ट के अंदर आप 120 क्वेश्चन तक पहुंचे, 130 क्वेश्चन तक पहुंचे और उससे पहले ही टाइम हो जाए। ऐसा ना करिएगा। हर आधे घंटे के अंदर देखते रहिएगा हम कहां तक पहुंचे, अब कितना टाइम बचा हुआ है। यह तो हुई इसकी महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात, जब हम पेपर में बैठेंगे तो पेपर जो होता है वो पेपर किस लैंग्वेज में होगा, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है लोगों का कि पेपर जो होता है उस पेपर की लैंग्वेज क्या होगी। अगर हम पेपर की लैंग्वेज के बारे में बात करें तो पेपर जो होता है वो पेपर आपका आएगा हिंदी और एक जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर।
दोनों ही लैंग्वेज के अंदर पेपर आएगा। ये हम लास्ट टाइम के हिसाब से बता रहे हैं, जहां पर पेपर दोनों ही लैंग्वेज के अंदर आया था। पेपर जो होता वो ऑफलाइन था, और ऑफलाइन पेपर के अंदर हिंदी भी थी। एक तरफ जो है वो क्वेश्चन इस तरह से था, एक तरफ वही क्वेश्चन किस में लिखा हुआ था, हिंदी में, और दूसरी तरफ वही क्वेश्चन किस में लिखा हुआ था, इंग्लिश में। लेकिन हाँ, ये बात हमेशा हर एग्जाम के अंदर फैक्ट में क्लियर कर दी जाती है कि कोई क्वेश्चन अगर हिंदी में भी है और कोई क्वेश्चन अगर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो अगर किसी क्वेश्चन में कुछ गलती पाई जाती है तो इंग्लिश लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को हमेशा वरीयता दी जाएगी। ये क्लियरली आप याद रखें। तो अगर ज्यादा सुटेबल होगा कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़कर पेपर करें, अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं तो। तीसरा बात आती है कि जैसे कि हम यहाँ एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो देखिएगा, इस पेपर के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग वाली बात है, वो नेगेटिव मार्किंग बात अगर हम लास्ट पेपर से देखें तो लास्ट पेपर जब हुआ था तो उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग थी, और नेगेटिव मार्किंग कितनी थी, 1/3। यानी कि 1/3 जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग देखने को मिली थी। तो यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी रहेगी, 1/3। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब जो नहीं समझते हैं वो समझ लीजिएगा कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी, जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन किया गलत हो गया, दूसरा क्वेश्चन किया गलत हो गया, तीसरा क्वेश्चन किया गलत हो गया, तो इसका मतलब 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका जो 1 नंबर है वो 1 नंबर क्या कर दिया जाएगा, काट लिया जाएगा। इसी को हम कहते हैं क्या, 1/3 माइनस मार्किंग। तो इसके अंदर 1/3 माइनस मार्किंग है। ये तो हुई बात कि पेपर में कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितनी चीजें के रहेगी, ये तो हो गई। दूसरी बात आती है कि हमारी जो ये जॉब है इसके अंदर अगर हम बात करें तो क्या सैलरी है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर जो सैलरी होती है वह सैलरी होती है कितनी, 65। यानी कि अगर हम बात करें तो कई जगह कम हो सकती है, कई जगह ज्यादा हो सकती है, वो डिपेंड करता है एचआरए के हिसाब से। लेकिन फिर भी ये जो आपकी जॉब है ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो एम्स में पे ग्रेड होता है, जो बीएचयू के अंदर पे ग्रेड होता है, या किसी भी अदर जगह जो पे ग्रेड होता है, वही पे ग्रेड आपका लोक सेवा आयोग के अंदर मिलेगा। यानी कि अगर आप लोक सेवा आयोग की नौकरी करते हैं तो उस कंडीशंस के अंदर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर इक्वल, क्योंकि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी 46 पे ग्रेड, यानी कि यह सैलरी जो बनती है, यह सैलरी किस पे ग्रेड पे बनती है, अगर हम बात करें तो यहां पर 46 पे ग्रेड पे बनती है। तो सेम पे ग्रेड, ये छोड़िए, आपको टोटल सैलरी से मतलब होना चाहिए। चीजें आपकी जब नौकरी करने लगेंगे तो समझ में आने लगेगी। आप सीधा सा हिसाब रखिएगा, जितनी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी मिलती है उतनी ही लोक सेवा आयोग में सेलेक्ट होने पर मिलेगी। अब बात आती है नेक्स्ट हमने इसके अंदर टॉपिक के अंदर डाला हुआ है कि तैयारी कैसे करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़े और तैयारी कैसे करें। तो क्या पढ़े और तैयारी कैसे करें, इसके लिए मेरे पास 2 जवाब हैं। पहला जवाब उनके लिए है जो स्टूडेंट एफ बैच, एच बैच, जी बैच, आई बैच या फिर उससे पहले सक्सेस पॉइंट से जुड़े हुए थे और जो अभी सीएचओ में लगे हुए हैं, जो अभी अलग अलग जगह काम यूपीएनएचएम में लगे हुए हैं, तो वो चाहेंगे कि हम यूपीएनएचएम और सीएचओ से निकलकर किस में जाएं, लोक सेवा आयोग में जाएं। तो आपके लिए मैं सबसे अच्छा तरीका बताता हूं कि कैसे जाना है। सबसे पहले आपने कोचिंग की हुई है, तो कोचिंग जो होती है उस कोचिंग के दौरान आपके जो होते हैं वो क्या है, नर्सिंग सब्जेक्ट जो है उस नर्सिंग के आपके पास जो है वो कंप्लीट नोट्स रखे हुए हैं। तो उन नोट्स की जिन्होंने बहुत लंबे टाइम से नहीं पढ़ रहे हैं वो उनकी धूल साफ करें, और धूल साफ करके फिर क्या करें, उनमें से एक तरफ से रिवीजन स्टार्ट कर दे। रिवीजन किस तरह से स्टार्ट होगा, जैसे कि आपने गायनिक पढ़ ली, गायनिक की थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी पढ़ने के बाद फिर उसके क्या सोल्व करिए, एमसीक्यू सोल्व करिए। फिर उसके बाद जैसे कि आपने क्या पढ़ी, पीडिया पढ़ी, पीडिया की थ्योरी पढ़ी है, फिर उसके बाद उसके क्या सोल्व करिए, एमसीक्यू सोल्व करिए। ये तो रही बात अदर सब्जेक्ट की। जबकि मेडिकल सर्जिकल कैसे करेंगे, तो मेडिकल सर्जिकल का सबसे बेस्ट तरीका होता है, जैसे कि आपने एक सिस्टम की थ्योरी पढ़ी, उस सिस्टम का नाम क्या था, एग्जाम्पल के रूप में ले रहे एंडोक्राइन। एंडोक्राइन जो होती है उस एंडोक्राइन की सबसे पहले पढ़िए क्या, थ्योरी, फिर उसके बाद उसके लगाइए क्या, एमसीक्यू। एमएसएन लंबा सब्जेक्ट है, इसमें लिए तो इसमें यह सिस्टम फॉलो करेंगे। बाकी सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़िए, एमसीक्यू सोल्व करिए। इससे क्या होगा कि आप बहुत जल्दी फ्लो के अंदर आ जाएंगे। और अब बात बती कि सिलेक्शन क्या इससे हो जाएगा, मैं कह रहा हूं नहीं। सिलेक्शंस के लिए आपने जो ये पढ़ा, नर्सिंग वाला पार्ट पढ़ा, तो नर्सिंग के नोट से आप जो कवर कर पाएंगे वो मात्र कितने क्वेश्चन कवर कर पाएंगे, कवर तो कर लेंगे, लेकिन आप जैसे कि 170 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन इसमें से नर्सिंग के आएंगे, 120 क्वेश्चन। तो फिर बचे जो 50 क्वेश्चन आपके बचे, उन 50 क्वेश्चन का आप क्या करेंगे,
तो ये बहुत आसान है, यहां पर फोकस करिएगा। वो तो पढ़ के जाना ही जाना है, और वो हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से नोट्स दिए हैं, बहुत अच्छे से आपको तैयारी करवाई है आपको, तो उनकी तैयारी में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कहीं टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तुरंत नोट्स उठाइए, एक तरफ से तसल्ली के साथ बैठकर उनका पढ़ना स्टार्ट करिए, और आपके पास जो बुक्स हैं उन बुक्स में से जिनमें से आपने पहले क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, उन्हीं बुक में से वापस दोबारा क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बात आती है कितनी, इससे हमारी कितनी तैयारी हुई, 120 क्वेश्चन की। अब बचे कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में मेजर पार्ट दो का है, किस किस का है, एक तो है कौन, जीके, और दूसरा कौन सा है, हिंदी। ये दो ही पढ़िएगा अभी फिलहाल, आप मैथ रीजनिंग मत पढ़िएगा, क्योंकि वो सीएचओ में, वो रेलवे में आती है। यहां आपके कितने आएंगे, सिर्फ दो सब्जेक्ट, कौन कौन से, जीके, और दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आएगा, हिंदी। जीके के कितने क्वेश्चन, 30, हिंदी के कितने क्वेश्चन, 20। तो इसकी तैयारी कैसे करें, इसकी तैयारी के लिए जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो सक्सेस पॉइंट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करवा दी गई है, और आपको 10 से 12 दिन के अंदर अंदर एक लिंक मिलेगा। जैसे आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पर ऐप के थ्रू सारी की सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहां से, जिसके अंदर आपको हिंदी और जीके के थ्योरी, मतलब वीडियोज होंगे टीचर्स के, एक्सपर्ट टीचर्स के, और उसके साथ उनके द्वारा तैयार किए गए, आपके पास में कम से कम 500 से 1000 के आसपास एक एक सब्जेक्ट के एमसीक्यू होंगे, ताकि हमारा हर स्टूडेंट कंप्लीट होकर जाए। किस तरीके से, 120 क्वेश्चन नर्सिंग के अंदर और 50 क्वेश्चन जीके और हिंदी। जब ओवरऑल होकर जाएंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम में बैठने से पहले, और तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो दोस्तों, अभी मैंने क्या कहा, ये आपको जीके और हिंदी के वीडियोस मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, कितने दिन बाद, कम से कम 10 से 12 दिन बाद। तब तक आप क्या करेंगे, अपनी नर्सिंग का क्या करिए, एक तरफ से रिवीजन करिएगा, बाकी सक्सेस पॉइंट टीम के ऊपर छोड़ दीजिएगा। आपको वीडियो जीके और हिंदी के इजीली मिल जाएंगे, सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ बात आती है किस बारे में, तो चलिएगा, ये तो हुई बात यहां तक। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि यहां पर इस जो एग्जाम होता है, इस एग्जाम्स के अंदर सैलरी के बारे में बात कर ली, बहुत अच्छी सैलरी है, परमानेंट जॉब है, आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी। कट ऑफ डिपेंड करती है कि जो एग्जाम है वो इस एग्जाम का लेवल क्या रहा, कितना टफ रहा, उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगा। तो आप सबको फिलहाल किसी तरह से कोई दिमाग ना लगाकर, जिन्होंने कोचिंग कर रखी है, मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, आज से ही जिस तरह से आप कोचिंग के अंदर पढ़ते थे, एक एक सब्जेक्ट पर क्वेश्चन सोल्व करते थे, वैसे ही तैयारी को अपनी स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी 10 से 12 दिन के अंदर आपको हिंदी और जीके की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, उनमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और उन वीडियो को देखकर आप क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और इसके अलावा किसी को कोई डाउट हो तो आप हमें जो है वह कॉल कर या मैसेज कर बात कर सकते हैं कि यहाँ ये प्रॉब्लम है। तो समझ गए सभी साथियों, क्लियर है। आज से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। पिछले एग्जाम्स के अंदर हमने अप्रोक्सीमेटली 130 से 140 सिलेक्शन दिए थे। इस बार ध्यान रखिएगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई नहीं है। क्या पढ़ना है, जिसने कोचिंग कर रखी है यार वो बच्चा सिलेक्शन ले सकता है, बस क्या करना है, अपनी नर्सिंग पढ़नी है, और नर्सिंग के साथ आपको पढ़ना क्या है, जीके और हिंदी। और जीके और हिंदी पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्लियर है। और याद रखिएगा, जिसके पास यूपी का रजिस्ट्रेशन ना हो, वैसे आप सभी कैंडिडेट यूपी से बिलोंग करते हैं और आप सभी के पास यूपी का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वह कैंडिडेट जो यूपी से बिलोंग करता हो और उसने ग्वालियर से या अदर जगह से नर्सिंग की हो, तो यूपी का रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दें, क्योंकि इस फॉर्म को वही भर पाएगा जिसके पास यूपी का रजिस्ट्रेशन होगा। और कोई कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर सकता, रिजर्वेशन भी उसी को मिलेगा जो यूपी से बिलोंग करता होगा या यूपी से प्रॉपर होगा। तो यहां आपको दो फायदे मिलते हैं कि एक कि यूपी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और दूसरा कि रिजर्वेशंस उसी कैंडिडेट पे लागू होता है जो यहां से बिलोंग करता है। इसी वजह से इन वैकेंसीज के अंदर कंपटीशन बहुत हाई नहीं होता है। तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही। चलिएगा, तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिएगा और इसको हम फाइट करके रहेंगे। ओके, थैंक यू।